Hello everyone, welcome to Officer Betia. We are discussing daily current affairs and analysis. Let's see आज के कौन से important articles हैं from UPSC point of view. The first article is about FM radio station जो कि लद्दाख में हमने डिप्लॉय कर दिया है. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ लेह. जो लेह है लद्दाख की कैपिटल है, तो हमने लेह में ही रेडियो स्टेशन को डिप्लॉय किया है. अब इसके बारे में देखते हैं कि रेडियो स्टेशन काम कैसे करता है और इसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है. ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस स्टेशन. पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो फ्रीक्वेंसी है लेह एंड कारगिल की वो 91.1 FM की होगी और ये 50 किलोमीटर एरियल रेडियस भी कवर करेगा, मतलब कि आपको 50 किलोमीटर्स तक सुनाई देगा. बात करते हैं FM ब्रॉडकास्टिंग की, कैसे होता है और कैसे काम करता है. आपने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन सुना होगा, हमारा दूरदर्शन है, तो ये सभी FM का ही पार्ट है. दे आर FM रेडियो. तो ये काम कैसे करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू काम करते हैं. और इसको इन्वेंट किसने किया था, ये इन्वेंट किया गया था इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1933 में. यहाँ पर वाइड बैंड यूज़ किए जाते हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो ब्रॉडकास्टिंग है सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी हो सके. और इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो बेसिकली जर्नल ऑडियो या म्यूज़िक के थ्रू ही की जाती है. ऑलराइट, अब देखते हैं इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी और इसका क्या प्रोविज़न है. इंडिया में 1977 में शुरू हुआ था, लेकिन 2001 में इसका बूम शुरू हो गया था, जब हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया था. क्योंकि हमारी जो कुछ चीज़ें होती हैं वो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ही कामयाब होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतना बर्डन होता है, तो हम कुछ चीज़ों को प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं उनको दे देते हैं, सो दैट दे कैन डेवलप एंड मेक सम इम्प्रूवमेंट. जो लोकल रेडियो स्टेशन है FM LRS, वो एक तरह से पार्ट है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का, जिसको 2001 में इनोग्रेट किया गया था. और इसको सेटअप किया गया था कोडाईकनाल में, जिसकी फ्रीक्वेंसी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ है. और ये जो रेडियो स्टेशन है ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो सी लेवल से 2200 अबव है. तो अगर आपका सी लेवल मीन सी लेवल यहाँ पर है, तो इसे 2200 मीटर अबव पर आपका रेडियो यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो दूर तक पहुँच सके. इसका जो डिस्टेंस है, ऑपरेशनल डिस्टेंस है, वो इंक्रीज़ हो सके. और यहाँ पर वी हैव 369 ऑपरेशनल प्राइवेट रेडियो स्टेशन. अभी तक हमारी जो कंट्री में 101 सिटीज़ के पास 369 प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं. और जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है उसके पास 450 FM स्टेशंस हैं. जो FM स्टेशंस हैं ये 39% इंडिया का एरिया कवर करते हैं एंड 42% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सुनती है FM रेडियो को, जहाँ पर आपको न्यूज़ बताई जाती है, कुछ एंटरटेनमेंट की न्यूज़ दी जाती है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती है, कुछ कॉमेडी भी होती है. तो एक तरह से मिक्सचर होता है, आपका फुल पैकेज होता है एंटरटेनमेंट का, लेकिन ये सिर्फ ऑडियो होता है, विजुअल नहीं होता. नेक्स्ट इज़ अबाउट ईरान, इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान. इन्होंने बात किया है कि हमारा जो छाबहार पोर्ट है जो कि ईरान में गल्फ़ ओमान में डेवलप हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा गल्फ़ है. दिस इज़ योर गल्फ़ ऑफ ओमान. और ये आपका ईरान का ओनली ओशन पोर्ट है. तो इंडिया इसको डेवलप कर रहा है ताकि इंडिया की कनेक्टिविटी ईरान से सीधी हो सके, यहाँ से सी रूट से, और ताकि जो इंडिया है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के थ्रू ईरान से ट्रेड ना करे, इनफैक्ट वो डायरेक्टली सी रूट से ईरान से ट्रेड कर सके. इसलिए वी आर डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर पोर्ट. ऑल्सो इस पोर्ट का और क्या फ़ायदा होगा, हमारी जो कनेक्टिविटी है ईरान से तो हो जाएगी, लेकिन जो उससे दूसरी कंट्रीज़ हैं, हमारा जो वेस्टर्न एशिया है, उससे भी ईजिली हो जाए. ओके. और यहाँ पर डिस्टेंस है 72 किलोमीटर्स का बिटवीन छाबहार एंड गवादर पोर्ट. दिस इज़ योर गवादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है, और ये CPEC को भी कवर करता है. दिस इज़ योर CPEC कॉरिडोर जो चाइना में जा रहा है POK से होता हुआ. यहाँ पर है आपका जिंगजियान प्रोविंस. तो आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी है एंड यू हैव टू सी कौन कौन सी कंट्रीज़ किसको बॉर्डर कर रही हैं. तो यहाँ पर ईरान देख सकते हो, ईरान इज़ बॉर्डरिंग ओनली तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान. एंड इधर से हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान भी आ रहा है बीच में, दैट इज़ बॉर्डर्ड बाय दिस सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड पाकिस्तान. एंड अफ़गानिस्तान इंडिया को भी बॉर्डर करता है, चाहे वो थोड़ा माइन्यूट बॉर्डर है, बट इट डज टचेस इंडिया.
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो डिस्कशन होगी कि कैसे हमारा जो इंडिया है, ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, ये तीनों कंट्री डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो इम्प्रूव हो सकते, क्या क्या हम चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या हमारी कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड अबाउट दिस मीटिंग। तो यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे हमारा जो ट्रांजिट ट्रैफिक है बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया ये हो सकेगा थ्रू शहीद बेहस्ती टर्मिनल एट शाहबार पोर्ट। शाहबार पोर्ट पे हमारे 2 टर्मिनल्स हैं, दैट वी विल सी। एंड यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को भी डेवलप करने की बात करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट कि हमारा ये पोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, हाउ दिस पोर्ट इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली ये शिपमेंट हैंडल करेगा कुछ कंट्री से जैसे कि रशिया, ब्राज़ील, जर्मनी, थाईलैंड, ओमान, यूक्रेन, बांग्लादेश, रोमानिया, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, यूएई एंड उज़्बेकिस्तान। सो दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ से हमारा पोर्ट शिपमेंट को हैंडल करेगा ताकि डायरेक्टली किसी और कंट्री से ना आए, इनफैक्ट डायरेक्टली पोर्ट से आ जाए ताकि हमारी डिपेंडेंस दूसरी कंट्री पे कम हो सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं छाबर पोर्ट के बारे में। जो छाबर पोर्ट है ओनली ओशियनिक पोर्ट है ईरान का, गल्फ ऑफ ओमान में है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके 2 पोर्ट्स हैं, फर्स्ट इज शाहिद कलंतरी एंड नेक्स्ट वन इज शाहिद बेहस्ती। सो दीज आर द 2 सेपरेट पोर्ट्स इन छाबर पोर्ट। और ये जो पोर्ट्स हैं इनके अपने अपने 5 बर्थ्स हैं और ये 170 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है ग्वादर पोर्ट से। बैकग्राउंड देखते हैं शुरू कैसे हुआ था, छाबर पोर्ट का आइडिया हमें कैसे मिला था, हमें कैसे पता चला था कि हमारा जो पोर्ट है ये यहाँ पर डेवलप होगा। जो ईरान के किंगडम के लास्ट शाह थे ना, उन्होंने प्रपोजल लेके आए थे 1973 में कि इंडिया और ईरान के बीच में डायरेक्टली डेवलप होना चाहिए कोई ट्रांजिट कॉरिडोर या फिर कोई पोर्ट। तो डेवलपमेंट डिले होती गई क्योंकि वहाँ पर इरानियन रेवोल्यूशन आ गया, जब वहाँ पर क्राइसिस चल रहे थे। तो फर्स्ट फेज़ जब ओपन हुआ वो हुआ था 1983, जब ईरान इराक वॉर भी चल रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। अब देखते हैं कि इंडिया और ईरान का छाबर पोर्ट पे क्या एग्रीमेंट है, कैसे ये हेल्प करेगा। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी डेवलप करेगा, एक तरह से ट्रेड अल्टरनेटिव ट्रेड रूट भी प्रोवाइड करेगा ताकि इंडिया को अफगानिस्तान से ना जाना पड़े, डायरेक्टली वो ईरान से ही चला जाए। और जो इंडिया का फर्स्ट शिपमेंट था वीट का, वो अफगानिस्तान को सेंड हुआ था इसी पोर्ट से ताकि हमें पाकिस्तान से पास ना होना पड़े, डायरेक्टली हम ईरान से अफगानिस्तान जा सकें। और ये हुआ था 2017 में। एंड 2018 में इंडिया ने पूरा इसका ऑपरेशन छाबर पोर्ट का अपने अंडर ले लिया था और इसका कंस्ट्रक्शन ज़ोरों ज़ोरों से शुरू कर दिया था। सो दिस वाज अबाउट योर पोर्ट। नेक्स्ट इज अबाउट NDPS अमेंडमेंट बिल 2021। ये लोकसभा ने पास किया है रिसेंटली, इसमें कुछ अमेंड्स किए हैं, कुछ इसके प्रोविजंस में चेंजेस लाए गए हैं। सो व्हाट इज अबाउट दिस बिल, व्हाट इज दिस बिल? दिस बिल इज नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021। अब इसके प्रोविजंस देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ये कैसे हेल्प करेगा, क्या चेंजेस हैं जो ये अमेंडमेंट ने किया है। जो ये बिल है ये अमेंड करता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985। सो दिस इज़ योर अमेंडमेंट, ध्यान रखना है आपको ये अमेंड हुआ है। और ये जो अमेंडमेंट है इसके अंदर एक डिक्लेरेशन को अमेंड किया गया है जो कि एक सेक्शन को रेफर करती है। जो सेक्शन 2 है क्लोज 8th A कॉरस्पॉन्ड्स टू क्लोज 8th B इन सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 आपका अमेंड हुआ है। तो देखते हैं सेक्शन 27 में है क्या। जो सेक्शन 27 है NDPS एक्ट का 1985, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो पनिशमेंट से रिलेटेड है, ताकि जो आप इलीगल तरीके से ट्रैफिक करते हो, फाइनेंस करते हो इलीगल तरीके से, या वहाँ पर ऑफेंस हार्बर करते हो, ऑफेंस को पनपने देते हो, तो उसके अगेंस्ट ये बिल, ये सेक्शन इंक्लूडेड है। अब जो 2014 में अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर हमने कहा था कि जो नारकोटिक ड्रग है उसका मेडिकल एक्सेस होगा ताकि आप उसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। और असेंशियल ड्रग्स भी डिफाइन किया गया था, जिसका मतलब था कि आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो असेंशियल ड्रग को, ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो, उसको अपने पास भी रख सकते हो, उसका सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, उसको कंज्यूम भी कर सकते हो, उसको ट्रैवल भी करा सकते हो। लाइक अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इंटर स्टेट सेल हो रही है या फिर अपनी स्टेट के अंदर ही हो रहा है, तब आप एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये डेफिनेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया।
अब देखते हैं कि जो एक्ट हुआ था इसके अंदर इशू क्या था, क्या अमेंडमेंट हुई थी। अब जो ये इशू था इस पर्टिकुलर 2014 अमेंडमेंट में, वो ये था कि जो सेक्शन 2 है, दैट इज़ योर सबसेक्शन 8A, ये ऑलरेडी था NDPS एक्ट में, जिसके अंदर ऑफेंसेस का हमने कैटलॉग बनाया गया था सेक्शन 27A के अंदर। अब जहाँ पे हमने अभी असेंशियल ड्रग्स की डेफिनेशन पढ़ी है, इसको अमेंड किया गया था और सेक्शन 2 जो एक्ट का उसको रीनंबर किया था। तो बेसिकली यहाँ पर नंबरिंग का इशू था, और जो कैटलॉग था ऑफेंसेस का जो कि ओरिजिनली सेक्शन 8A में था, वो अब सेक्शन 28B में कर दिया गया है। सो इट वाज जस्ट अ नंबर्ड एक सेंटेंस का अमेंडमेंट था जो कि हमने यहाँ पर किया है। तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए थे, बस हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए थे इसके नंबरिंग में। तो आपको बस ध्यान रखनी है कि एसेंशियल ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है, और आपका अमेंडमेंट हुआ था 1985 एक्ट में। नेक्स्ट इज अबाउट सोलर हमाम। नाउ व्हाट इज़ दिस सोलर हमाम? सोलर हमाम बेसिकली हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी उत्तराखंड स्टेट है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर एक तरह से नया सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। एक तरह से ब्रांडिंग हीटिंग सिस्टम हमने यहाँ पर डेवलप किया है, ताकि आप डायरेक्टली डेवलप कर सकते हो सोलर एनर्जी का यूज़ करके। अपना कोई भी जो कन्वेंशनल सोर्स है हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट, वो कम हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ताकि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएँ और हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो कंजर्व हो सकें, ताकि जो वुमेन है, जो ये माउंटेनियस एरियाज़ हैं हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो फायर वुड का यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट वुड का यूज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्यूल को, जिसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट होता है। इसलिए उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये सोलर हमाम टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है। तो देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है ये टेक्नोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ हमारी जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, और जो वुड है उसके लिए। तो इसीलिए जो 85% रूरल हाउस होल्ड्स है वो बायोमास फ्यूल्स पे डिपेंड है, कि जो अगर कोई फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो वो बायोमास से जनरेट होता है। और जो हिमालयन रीजन है वो 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा कड़क होती है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरे साल ही ठंड रहती है, और जो हमारे एनर्जी कंजम्पशन है इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। 50% जो वुड है वो पानी गर्म करने में यूज़ किया जाता है, या फिर आपके रहने के लिए भी बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो डिग्रेड होते हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कुछ बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे शुरू हुआ था। तो इसलिए ये जो टेक्निक है ये डेवलप किया गया है ताकि जो कोस्ट इफेक्टिव सोलर वाटर है हम उसको ईजिली यूज़ कर सकें, ताकि सोलर पैनल की वजह से हम पानी को गर्म करेंगे और जो स्पेस हीटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट भी करेंगे। और ये स्टार्ट हुआ था 2014 में, बेसिकली इन रूरल हाउस होल्ड। इन 2008 एक आर्टिसन थे सोलर हमाम का जिसने डेवलप किया था, वो एक फैब्रिकेटेड प्रोटोटाइप की तरह से यूज़ किया गया था, जिसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया गया था, सेफ्टी मेजर देखा गया था, एंड बताया गया था कि आप इसको मेंटेन कर सकते हो रूरल एरियाज़ में, रूरल हाउस होल्ड्स में। एंड हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड में हम 1200 सोलर पैनल सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कैसे हमारा जो डिपेंडेंस है सोलर हमाम पे वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे हमारी जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी की वो यूज़ हो रही है। अब देखते हैं बेसिकली है क्या सोलर हमाम। ये एक तरह से एंटी फ्रीजिंग आउटलेट है, कि जहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती, जहाँ पर आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर 15 से 18 लीटर का बॉइलिंग हॉट वाटर होगा विद इन सोलर इल्यूमिनेशन ऑफ 30 से 35 मिनट्स की। अगर हमें सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है तो 30 से 35 मिनट के अंदर आपका 15 से 18 लीटर का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 90 डिग्री सेल्सियस। और काफ़ी ज़्यादा बैचेज़ में इसको डेवलप किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बैचेज़ में हम पानी गर्म करते हैं, और जो पानी है उसके काफ़ी ज़्यादा बैचेज़ हमें हर 15-20 मिनट बाद अवेलेबल हो सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर हमने एक बार ये सोलर हमाम को इंस्टॉल कर दिया तो हमारी जो पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, और जिसकी वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा। हमें रूरल आर्टिसंस चाहिए, कारपेंटर्स चाहिए इनको इंस्टॉल करने के लिए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट। और जो सोलर हमाम है इसने हिमाचल प्रदेश स्टेट इनोवेशन अवार्ड फॉर 2016-17 भी अचीव किया है। तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एज एन एग्जांपल मेंस में लिख सकते हो। अगर कोई कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आप वहाँ पर सोलर हमाम का एग्जांपल दे सकते हो कि वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन क्लाइमेट एंड हेल्पिंग ओवरकमिंग क्लाइमेट चेंज।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़ अबाउट महाराष्ट्र स्कूल्स ने एक करिकुलम लॉन्च किया है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में 1st से 8th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, ताकि उनके पास अभी से बचपन से ही नॉलेज हो कि हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है अपने साथ साथ। कि नो डाउट हमें अपना तो ध्यान रखना ही है, लेकिन अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ यूनिसेफ ने डेवलप किया है। और ये जो करिकुलम है इसका नाम है माझी वसुंधरा करिकुलम। तो एक तरह से ये महाराष्ट्रियन नेम है। और यहाँ पर हम एप्लीकेशन बेस्ड अवेयरनेस चलाएंगे, ताकि बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या यूज़ होते हैं। क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा इशू बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे सोलर एनर्जी यूज़ करनी है, आपको पेड़ उगाने हैं। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ बच्चों का ध्यान लाया जाएगा, ताकि उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी हो और लोकल नॉलेज भी हो। एक तरह से उनको पानी बचाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ईच एंड एवरी थिंग विल बी टॉट टू दैम, विल बी, बिकॉज इससे हमारे जो लीडर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर प्रोटेक्ट होगा। ओके, अब ये जो सोल्यूशन है ये यूनिसेफ ने डेवलप किया है, ताकि जो अवेयरनेस है वो लोगों में आ सके, बच्चों में आ सके, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थ के टुवर्ड्स भी उतनी ही रहे जितनी वो स्कूल एजुकेशन के टुवर्ड्स रखते हैं। इसलिए एजुकेशन में एक करिकुलम डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर एक स्टेट को ये करिकुलम एडअप करना चाहिए। जैसे जो दिल्ली के स्कूल्स हैं उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम इनकलकेट किया है, तो सिमिलरली उनको क्लाइमेट चेंज का भी करना चाहिए। दूसरे स्कूल्स हैं हमारी पूरी कंट्री में, उन सबको करना चाहिए, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सके। एंड वी नो कि कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। अब माय वसुंधरा माय अर्थ इनिशिएटिव देखते हैं। वसुंधरा को हिंदी में हम अर्थ को हिंदी में हम वसुंधरा बोलते हैं, तो इसलिए माय वसुंधरा इसका नाम रखा गया है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन हो सके। और यहाँ पर 5 एलिमेंट्स की बात की गई है, जिसको हम 5 तत्व भी बोलते हैं, जिससे हमारा पूरा विश्व बना है, जिसको हम बोलते हैं पंच महाविभूतास। ओके, सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स। अब देखते हैं कि जो हमारा ये इनिशिएटिव है ये नो डाउट क्लाइमेट चेंज को तो हेल्प करेगा ही, लेकिन हमारा जो NEP पॉलिसी है, दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी हेल्प करेगा। क्योंकि एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान्स होंगे, जहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि थ्योरेटिकल होगा कि बच्चों को चैप्टर पढ़ने के लिए दे दिया कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर चैप्टर पढ़ो, या वाटर या सेव अर्थ के ऊपर आर्टिकल पढ़ो। नो, दैट विल नॉट बी द केस। वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, फार्म्स में ले जाया जाएगा, सो दैट उनको बताया जाएगा कि हाउ यू कैन प्लांट अ ट्री, और जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा ईच एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू देम प्रैक्टिकली। और जो डेवलपमेंट होगा ये करिकुलम का, इसके अंदर क्या क्या होगा? असेसमेंट होगी करिकुलम की, लेसन्स प्लान डेवलप किए जाएंगे, एंड जो हमारे एग्जिस्टिंग करिकुलम है जो अभी तक एजुकेशन सिस्टम में चलते आ रहे हैं उसको सप्लीमेंट ही करेगा, उसमें एडिशन ही करेगा। कोई हमारा एजुकेशन का नुकसान नहीं होगा। इससे बच्चों तो इंटेलिजेंट बनेंगे ही, बच्चों को समझ आएगी, बच्चों को समझने की शक्ति बढ़ेगी, वो तो होगा ही, बट ये जो हमारा करिकुलम है अभी तक जो चलता आ रहा है ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ना कि उसको नुकसान करेगा। तो इसलिए हमारे एक तरह से एडिशन ही यहाँ पर काम करेगा, ताकि बच्चों को अपने एजुकेशन के साथ साथ नेचर के साथ वो इक्वली ध्यान देना शुरू कर दे। ओके, so that was all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let me know in the comment section. And आप हमें info@officerbitya.com पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, and we'll provide you some practice questions. So thank you very much and all